नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। आज इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इस मंच पर एक बेहद विशेष मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इस मेहमान का आपसे परिचय कराऊं इससे पहले रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगी। इन पंक्तियों का संदर्भ ये है कि भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पहुंचे हैं पांडवों का संदेशा लेकर, एक शांति दूत बनकर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी गर कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, स्वजनों पर अरी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यानी श्री कृष्ण वहाँ पर मध्यस्थता करने की भूमिका में पहुँचे थे, दोनों पक्षों में शांति कराने की भूमिका में पहुँचे थे, पर ये हो न सका। और बस कुछ ऐसा ही कार्य आजकल खूब हो रहा है। हमारे न्यायिक प्रक्रिया में इसे मीडिएशन कहा जाता है, यानी कि भारतीय संस्कृति में रची बसी ये प्रक्रिया आजकल बहुत चर्चा में है। और वो चर्चा में कुछ इसलिए है क्योंकि हमारी कानूनी दुनिया में न्यायपालिका के तमाम दरवाजे जो हैं वो इस बात से परेशान हैं कि वहाँ एक के बाद एक लिटिगेंट्स की भीड़ बढ़ती जा रही है। और इस भीड़ को कम करने के लिए, पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं इस क्षेत्र में, और इन्हीं उपायों में से एक का नाम है मीडिएशन। और हमारे साथ आज जस्टिस समीर मेहता मौजूद हैं, जो इसी प्रक्रिया को और अधिक तरीके से कैसे किया जाए, संस्थागत रूप से कैसे किया जाए और कैसे इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए, इसके लिए सतत प्रयासरत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस मेहता हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका आने के लिए। सबसे पहले सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, पहले मैं प्रारूप समझा दूँ कि मैं भी आपसे सवाल पूछती रहूँगी, और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो नए एडवोकेट, जिसे बडिंग एडवोकेट कहते हैं, वो हैं हमारे साथ, सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ता वगैरह भी सभी लोग हैं, लेकिन वो भी सवाल पूछेंगे और मैं भी पूछूँगी। लेकिन सबसे पहले आम जनता को, आम लोगों को समझाने के लिए मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि हम जो मध्यस्थता कहते हैं, हम ये अभी तक मान के चलते हैं कि घर में कोई लड़ाई हो जाती है, बातचीत से हल करते हैं। क्या ये मीडिएशन ठीक वैसे ही दो पार्टी के बीच होता है? मीडिएशन आखिर क्या होता है? मीडिएशन, कुछ तो आपने पहले जवाब दे दिया कि दो पार्टीज का जो झगड़ा होता है उसको सुलझाने की प्रक्रिया है। परिवार में है तो और बाहर है तो, डोमेस्टिक और कमर्शियल, किसी भी तरह का डिस्प्यूट है, दो पार्टीज अगर आपस में सहमत हैं, हमें अपने झगड़े को कोशिश करनी चाहिए कि अब निपटाने की कोशिश करें, तो उसमें जो तीसरा एक न्यूट्रल थर्ड आदमी होता है, न्यूट्रल होता है, इसको मीडिएटर कहते हैं, वो उनको हेल्प करता है, उनको असिस्ट करता है, उनको फैसिलिटेट करता है उनका झगड़ा सुलझाने में। वो मीडिएटर का अपना सिर्फ इतना ही रोल होता है, वो उसके ऊपर उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, ना अपना डिसीजन इम्पोज करता है। वो उनको अपना रास्ता दिखाएगा, समझाएगा उनको, उनकी जो कुछ गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करेगा, सूझबूझ के साथ उनको विकल्प बताएगा कि आपके यही अल्टरनेटिव्स हैं, उनको ऑप्शन जनरेशन करने की प्रक्रिया बताएगा, जो उनकी इंटरेस्ट है, जो जो उनकी जिसके लिए उनका झगड़ा है उनको समझाने की कोशिश करेगा। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा अपने केस के बारे में, अपने झगड़े के बारे में बहुत एक मत होता है कि मैं ठीक हूँ, वो गलत है। तो सारा समझने के बाद जो उनको हेल्प करता है उस झगड़े को सुलझाने में, उस प्रक्रिया को मध्यस्थता कहते हैं। अब अगर इस तरह से माना जाए, अभी आमतौर पे हम लोग ये मानते हैं कि अगर कोई विवाद हो जाए दो लोगों के बीच तो हम सीधे कोर्ट जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस के बाद फिर कोर्ट जाते हैं, या सीधे कोर्ट भी जा सकते हैं। एक वो रास्ता था। अब आपने कहा कि दो लोगों के बीच में झगड़ा है तो मीडिएशन के जरिए सुलझाया जा सकता है। आखिर किस तरह के झगड़ों को आप इसमें सुलझाने की बात कह रहे हैं? देखिए, कुछ मेरा अपना अनुभव ये है कि कुछ झगड़ों को छोड़कर हर तरह का झगड़ा सुलझाया जा सकता है। उसके लिए एक क्या ज़रूरी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, माइंडसेट। आपका ओपन माइंड होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, और आपको प्रक्रिया के प्रोसीजर का, प्रोसेस का, उसका पता हो, आपको उसके
जो उसके बेनिफिट्स हैं उनका पता हो, तो इस तरीके से आप कोई भी झगड़ा, कुछ झगड़े ऐसे हैं जो नहीं कर सकते। अब तो मीडिएशन एक्ट में शेड्यूल 1 में वो आ गया है कि सब तरह के झगड़े, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे कैसे भी हो, कुछ को छोड़कर, कुछ एक झगड़े हैं जिनको छोड़ के हर तरह के झगड़े निपटाए जा सकते हैं। कुछ लिस्ट है उसकी, वो लिस्ट भी फाइनल नहीं है, इंडिकेटिव है। मीन्स उसके सिवाय अगर कोर्ट को लगता है कि कुछ ऐसे झगड़े हैं जो चाहे वो क्रिमिनल भी हैं, लाइक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, हस्बैंड वाइफ में कोई ऑफेंस हो गया हस्बैंड से, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, किसी तरह का भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट भी हो जाता है, तो कोर्ट उसको भी भेज सकता है कंपाउंडेबल केसेस को, जिनमें कंप्रोमाइज हो सकता है एज पर लॉ। पर उन केसों में वो जो है वो फाइनल नहीं होगा, बाइंडिंग नहीं होगा, जब तक कोर्ट उसको अप्रूव नहीं करेगा। कोर्ट उसको देखेगा कि ये वर्केबल है, कोई इलीगल तो नहीं है, कुछ अनलॉफुल चीज़ तो नहीं है। सो सेड एंड डन कि जो भी जितने भी केस हैं, मे बी कमर्शियल, मे बी डोमेस्टिक, मे बी फैमिली डिस्प्यूट्स, ऑल डिस्प्यूट्स आर एमिनेबल टू सेटलमेंट। गाइडलाइंस हैं इसके लिए? कुछ मीडिएशन को लेकर कोई गाइडलाइंस हैं जो जिसके तहत ही तमाम केसेस आएंगे, या जो पार्टीज हैं वो उस गाइडलाइंस को फॉलो करेंगी? कुछ गाइडलाइंस हैं? देखिए, गाइडलाइंस तो बेसिक यही है कि यू शुड पार्टिसिपेट इन गुड फेथ, और जो कोर्ट की प्रक्रिया है उससे निकलने के लिए नहीं होनी चाहिए कि जैसे आपने कोई इंटेंशन आपकी ख़राब है, केस को डिले करना है, आप मीडिएशन में ले गए, और न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी है इसके अंदर। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें उसको कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन। आपकी जो जब आप प्रक्रिया में जाते हैं, दोनों पार्टीज जाती हैं, तो उनका अपना ही है, वो अपना फैसला है, अपना ही झगड़ा है, अपना ही फैसला है। तो जब भी चाहें उसको बाहर निकल सकते हैं, वहाँ से बना कर सकते हैं। तो इसके सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स यही हैं कि आप गुड फेथ में जाएं और वॉलंटरी जाएं, कोई प्रेशर कोर्शन कुछ किस तरह का नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। तो दीज आर द बेसिक रूल्स एंड यू हैव टू गो फॉलो एथिक्स। दीज आर द बेसिक रूल्स। अब जब एथिक्स की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी कई बार ऐसा होता होगा कि लोग उस सीमा रेखा को लांघ जाते होंगे। किस तरह की चुनौतियां आती हैं इस प्रक्रिया में? इसमें सबसे बड़ी जो आती है वो ये है कि हर पार्टी जिसके साथ वकील होता है, वो वकील ने कुछ उनको ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती। सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि हर पार्टी अपने केस को दूसरे से अच्छा समझती है। मैं ठीक हूँ, वो गलत है। ये ह्यूमन नेचर भी है और बिहेवियर भी है, और कोर्ट में तो बहुत ज़्यादा है। ये मेन चुनौती यही है कि उनका माइंडसेट, उनका जो अबाउट द परस्पेक्शन ऑफ देयर ओन केस, कि आपके केस में कितनी वीकनेस है, कितनी स्ट्रेंथ है, उसको कैसे रियलिटी करके उनको समझाया जाए कि आपके साथ ऐसा नहीं है जो आपने सोच रखा है। ये बहुत मुश्किल काम है मीडिएटर के लिए, और वो भी न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए। तो बहुत मुश्किल चैलेंजेस होते हैं मीडिएटर के लिए कि अगर ज़रा सा भी एक पार्टी का पक्ष लेता है तो दूसरी पार्टी कहती है मिला हुआ उससे, वो वर्कआउट कर जाएगा। तो द मीडिएटर हैज़ टू बी वेरी टैक्टफुल, वेल ट्रेन्ड, और न्यूट्रलिटी उसको मेंटेन करनी है, इम्पार्शियलिटी उसको मेंटेन करनी है, मेंटेन करनी, डिमॉन्स्ट्रेट भी करनी है बाय हिज कंडक्ट बिल्कुल टू द पार्टीज। जी, जब आर्बिट्रेशन पे हम लोग बात करते थे तो ऐसा एक आरोप लगा कि उसमें भी, हालांकि उसमें भी एक एक्ट था कि जो पूरी कार्रवाई है एक लिमिटेड वक्त में ही ख़त्म करनी है, लेकिन उसके बावजूद उसमें सीमाएं टूटती रहीं। मीडिएशन की यदि हम बात करें तो अदालती कार्रवाई, आपका एक लंबा अनुभव है अदालती कार्रवाई का भी, अदालती कार्रवाई और मीडिएशन, इसमें क्या फ़र्क है और क्या कोई समानता है या बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं ये? देखिए, मीडिएशन एक प्रोसेस है, और कोर्ट का जो प्रोसीजर है, कोर्ट का जो केस है वो प्रोसीजर है। उसमें एक पार्टी केस फाइल करती है, दूसरी पार्टी उसका जवाब देती है, फिर उसका रिजॉइंडर फाइल करते हैं, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ऑल प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड, विच इज़ वेरी कम्बरसम, वेरी लेंथी एंड वेरी टायरिंग, एग्जॉस्टिंग फाइनेंशियली एंड फिजिकली एंड ऑल्सो मेंटली। मीडिएशन में ये कुछ नहीं है। मीडिएशन में एक प्रक्रिया है, दो पार्टीज आती हैं, उसमें फाइल लाने की भी कुछ नहीं है, कोई फाइल नहीं, कुछ नहीं। आप अपना केस बताइए और मीडिएटर्स के साथ काम करिए, अपने वकील को बताइए, सारा सच बताइए, अपने झगड़े के बताइए क्या कारण से हुआ, ये अंदर तक, वो सब कुछ अंदर तक लेके जाएगा आपको मीडिएटर। और जो प्रक्रिया इसको ठीक से अगर की जाए, मीडिएशन की, मीडिएटर अगर ठीक से करता है और पार्टीज ठीक से पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये जो सेटलमेंट होता है ये विन विन होता है।
दोनों पार्टीज तभी एग्री करेंगी जब उनको कुछ फायदा होगा, ऐसे कोई नहीं एग्री करेगा। तो जब विन विन होता है तो उसकी ना तो कोई अपील है, ना कोई रिवीजन है, ना कोई चैलेंज है, तो फाइनल है, तो सर्टेन हो गया ये। उधर सर्टेन नहीं है, उधर अपील के बाद अपील के बाद अपील के बाद वो चलता रहता है। मीन्स इसको अगर सेटलमेंट हो गया तो कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, आपके कहने का मतलब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, पर बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स पर। अगर मीडिएटर ने जो प्रोसेस फॉलो किया है वो ठीक नहीं है, कुछ ऐसे उसने केस का जो पहलू था ठीक से समझा नहीं है, कुछ केस ऐसे थे जो मीडिएशन के लायक नहीं थे, सेटलमेंट के लायक नहीं थे, जो बार्ड थे, लाइक केसेस जो कंपाउंडेबल नहीं है। लॉयर्स हैं, सब समझते होंगे कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल क्या होते हैं, जिनमें कंप्रोमाइज हो सकता है, जिनमें नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा केस था उसने वो कर दिया, कोई इमोरल है, अनलॉफुल है, इलीगल है, कोई थ्रेट्स के हैं, लाइफ टू थ्रेट्स के हैं, मर्डर के हैं, रेप के हैं, इस तरह के केसेस तो सेटल नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, क्रिमिनल केसेस तो बिल्कुल नहीं हो सकते। और कुछ और केसेस भी हैं जो लाइक प्रोबेट केस है, वो भी पॉसिबल नहीं है सेटल करना। लेकिन अगर जब हम बात करें मीडिएशन की, तो इसके रास्ते क्या है? वकील खुद तो मीडिएशन जाके करने लगेगा, या इसे अदालत के द्वारा मीडिएटर्स नियुक्त किए जाएंगे? जैसे अभी बहुत कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी मीडिएटर्स नियुक्त किए गए हैं, उनकी ट्रेनिंग भी चली है। क्या अदालत मीडिएटर नियुक्त करेगी और केसेस अदालत के द्वारा उन मीडिएटर्स तक पहुंचेगा, या डायरेक्टली भी वकील मीडिएशन कर सकता है? किस तरह से जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग लिटिगेंट्स हैं, वो कैसे इस तरह की प्रक्रिया में शामिल होंगे? देखिए, मीडिएशन की डेफिनेशन जो अभी मीडिएशन एक्ट आया है 2023 में, बड़ा क्लियर किया उन्होंने कि मीडिएशन सिर्फ मीडिएशन वो नहीं है जो दो पार्टीज आपस में बैठ के करें, और मीडिएशन ये भी नहीं है जो कोर्ट में केस चल रहे हैं उनके केसेस का किया जाए। मीडिएशन है, प्री लिटिगेशन मीडिएशन है, ऑनलाइन मीडिएशन अब आ गया है, ODR, कम्युनिटी मीडिएशन आ गया है। सो ऑल दीज आर अप्रूव्ड। सो मीडिएशन ये आवश्यक नहीं है कि दो पार्टीज का आपस में केस चल रहा हो वही हो। मीडिएशन कैन बी स्टार्टेड बाय द पार्टीज इफ देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम, एंड इफ देयर इज नो एग्रीमेंट इवन इट कैन बी प्री लिटिगेशन मीडिएशन। कोर्ट्स में जाने से पहले भी कर सकते हैं आप। अगर कोर्ट में केस चला गया है तो हर कोर्ट में कोर्ट नेक्स्ट मीडिएशन सेंटर चल रहे हैं, हाई कोर्ट्स में भी चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऑल ओवर इंडिया। तो वो जो केस कोर्ट में पेंडिंग है वो जज को, वैसे तो जज का आजकल वो मैंडेटरी हो गया है सेक्शन 89 में CPC में, कि ही विल सेंड द केसेस टू द मीडिएशन और कंसिलिएशन, और एक ही हो गया दोनों ये, एंड वेयर देयर इज एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट। वो केस अगर सेटल हो जाता है कोर्ट वाला, जो कोर्ट में पेंडिंग है, आई एम टॉकिंग ऑफ द केस विच इज पेंडिंग, वो कोर्ट सेटल होने के बाद कोर्ट में वापस आएगा और कोर्ट उसके ऊपर डिक्री जजमेंट अनाउंस कर देगी विच इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। अब दूसरा केस जिसमें कोर्ट में केस नहीं है उसको कहते हैं प्री लिटिगेशन मीडिएशन, या ऑनलाइन करिए या कम्युनिटी मीडिएशन। सी, ये देखा जाएगा सबसे पहले कि केस किस फोरम के लायक है। ये कुछ केसेस ऐसे हैं, आप मैडम देखोगे कि जिनमें एडजुडिकेशन की जरूरत ही नहीं है, कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें कुछ ऐसा इशू है ही नहीं, दोनों पार्टीज का लीगल इशू और काइंड ऑफ दैट इशू विच रिक्वायर्स एडजुडिकेशन बाय द कोर्ट, और वो केसेस भी कोर्ट में जा रहे हैं। उन केसेस को कोर्ट के सिस्टम से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं निकलेंगे तो हमारा जुडिशियल कोर्ट का जो बर्डन है वो कम नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा। तो मीडिएशन में भी जैसा आपने अभी बताया, पेंडेंसी की बात और जुडिशियल प्रोसेस में कितना वक्त लगता है, आर्बिट्रेशन भी कुछ उसी राह पे निकल गया था। क्या मीडिएशन में भी तारीख पर तारीख वाली समस्या रहेगी, या कोई टाइम लिमिट है कि इस वक्त के अंदर ही ये पूरा प्रोसेस खत्म होना चाहिए? देखिए, जो अभी तक रूल्स हैं फ्रेम्ड बाय द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, द टाइम प्रोवाइडेड इज 60 दिन, और उसके बाद 30 डेज और एक्सटेंड हो सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। पर जो नया एक्ट आ रहा है उसमें 120 डेज एंड 30 डेज, 120 दिन के अंदर अंदर आपको मीडिएशन सेटल करना है। तो टाइम बाउंड होने की वजह से तो थोड़ा सा पार्टीज के ऊपर प्रेशर भी रहता है, और टाइम अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट भी नहीं लेते वो। पर नॉर्मली देखा है कि 120 दिन की भी जरूरत नहीं पड़ती। इससे भी जल्दी हो सकती है। यहाँ तो ऐसे केस एक दिन में सेटल हो जाते हैं। अच्छा, डिपेंड करता है कैसे पार्टीज आई हैं कोर्ट में, अब मीडिएशन में, और मीडिएटर ने कैसे काम किया।
मीडिएशन भी और आर्बिट्रेशन दो हमारे पास एडीआर के सिस्टम अभी नए उभर आए हैं। कितना फ़र्क आ पाते हैं आर्बिट्रेशन में और मीडिएशन में? देखिए, आर्बिट्रेशन और मीडिएशन तो बिल्कुल दोनों डिफरेंट है एग्जैक्टली। आर्बिट्रेशन इज एग्जैक्टली ए कोर्ट आउटसाइड द कोर्ट, no bigger court. Bigger court, जी। Arbitration is the bigger court outside the court because the matters are very complex in arbitration. जो केसेस कोर्ट हैंडल नहीं कर सकती क्योंकि कोर्ट के पास टाइम नहीं है, which are voluminous record and very complex matters, and the parties have the arbitration clause in their agreements. Without agreement arbitration नहीं हो सकता। Parties have to agree. In the there should be agreement either before the start of the case or contract or later on. Then the case will go to arbitration. Arbitrator तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करता है। एक पार्टी अपना केस डालेगी, दूसरा वही जवाब देगा, फिर उसका जवाब देगा, फिर वो डॉक्यूमेंट्स, फिर इश्यूज, फिर पूरा एविडेंस, फिर आर्गूमेंट्स, और उसके बाद वो एक अपना अवार्ड देगा जिसको जजमेंट को अवार्ड कहा जाता है वहाँ, विच इज़ बाइंडिंग ऑन द पार्टीज बट ऑफ कोर्स अपीलेबल बिफोर द हाई कोर्ट। पर वो आर्बिट्रेशन के जो पूरी प्रक्रिया के बाद जो फैसला आता है वो एक लोअर कोर्ट में भी उसे फाइल किया जा सकता है। अगर जुरिस्डिक्शन लोअर कोर्ट की है तो लोअर कोर्ट में जाएगी जी, अगर जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की है तो हाई कोर्ट में जाएगा। और मीडिएशन के साथ क्या प्रोसेस है? मीडिएशन का तो चैलेंज नहीं है, मीडिएशन का सिर्फ कुछ ग्राउंड पर चैलेंज है। अगर फ्रॉड है, हाँ, अगर फ्रॉड हो गया है, पार्टी ने फ्रॉड किया है, हाँ, या मीडिएटर ने फ्रॉड किया है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और इम्पर्सोनेशन है, दूसरी पार्टी वो अपीयर ही नहीं हुई, दूसरी पार्टी को खड़ा कर दिया। हाँ, और इसके अलावा एक प्री लिटिगेशन मीडिएशन है, पोस्ट लिटिगेशन मीडिएशन है, दोनों में क्या अंतर है और दोनों क्या है? देखिए, पोस्ट लिटिगेशन मैंने आपको कहा कि जो कोर्ट में केस चल रहा है उसका जो मीडिएशन होगा बाय द मीडिएटर, जो कोर्ट के अंदर ही मीडिएशन सेंटर्स बने हुए हैं, या अब जो नया आया है, कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है उसके लिए भी पार्टीज प्री लिटिगेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं भी चल रहा है, नॉट इवन द कोर्ट कैन हैव प्री लिटिगेशन मीडिएशन विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। उसमें पार्टीज को इतनी ऑटोनॉमी है कि अपना मीडिएटर कंसेंट से दोनों एग्री कर सकते हैं, या मीडिएटर जो इंचार्ज है उनका उसके ऊपर छोड़ सकते हैं। तो दोनों प्री लिटिगेशन हुआ जब अभी दोनों पार्टी में से कोई भी कोर्ट में नहीं गया है, पुलिस में नहीं गया है, एंड दे वांट टू अटेम्प्ट टू रिजॉल्व ए डिस्प्यूट आइदर बाय एग्रीमेंट और नॉट बाय एग्रीमेंट इवन। जी बिल्कुल। और अभी हमारे साथ कई ऐसे, मैंने जैसे बताया, लॉ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी वकील बनने वाले हैं। उनके लिए मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, उसके बाद उनके भी मन में कई सवाल होंगे, वो भी पूछेंगे आपसे। एक जो लॉयर है जो आ रहा है इस फील्ड में नया, आखिर मीडिएटर कब बन सकता है? उसके लिए क्या एक अलग विकल्प है जिसमें वो आके पैसे भी कमा सकता है और नाम भी कमा सकता है? और वो कितने दिन के एक्सपीरियंस के बाद एज ए मीडिएटर वर्क कर सकता है, या आते ही शुरू हो सकता है? जो अभी मीडिएशन एक्ट आया उसमें तक रूल नहीं बनाई है, पर जो रूल्स एग्जिस्ट करते हैं उसके हिसाब से एक एडवोकेट को 10 इयर्स की प्रैक्टिस के बाद मीडिएशन की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, 40 घंटे की ट्रेनिंग। और 40 घंटे की ट्रेनिंग के बाद कुछ नंबर ऑफ केसेस, 10 केसेस आपको सेटल करने हैं एज ए को मीडिएटर। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप मीडिएटर बन सकते हैं। पर आई एम टॉकिंग ऑफ दोज केसेस जहाँ जो केसेस कोर्ट में पड़े हैं, चल रहे हैं, कोर्ट नेक्स्ट मीडिएशन की। पर जो केसेस कोर्ट में नहीं गए हैं, जिसमें प्री लिटिगेशन है, उसके में जो हम जो कर रहे हैं ऑलरेडी, उसमें हमने जो रूल बनाया रिलैक्स कर देते हैं। ये 10 ईयर की जो कंडीशन है, वी रिलैक्स डिपेंडिंग अपॉन द एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट कैंडिडेट। अगर उसमें एप्टीट्यूड है, हमने बहुत से कैंडिडेट्स को, जो स्टूडेंट्स हैं, लॉ किया ही है, फर्स्ट ईयर में ही उनको हमने मीडिएटर बना दिया, बिकॉज लगा हमें कि दे आर केपेबल ऑफ डूइंग इट एंड दे हैव डन इट एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। और आपने देखा भी होगा, कई बहुत से स्टूडेंट्स कॉलेज से निकलते हैं, कुछ ने तो कॉलेज के रहते हुए ही अपने मीडिएशन स्टार्टअप शुरू कर दिए हैं। अच्छा, तो एक विकल्प है इन सभी लोगों के पास। और जैसे SCBA में, सुप्रीम कोर्ट में, जैसे हमारे साथ हैं SCBA के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप राय जी भी, उन्होंने भी शुरू करवाया था, और 250 मीडिएटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनाए गए, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ। तो बच्चों के अंदर भी कई सारे सवाल हैं, मैं लेना चाहूँगी, अगर कोई आप शुरू करें। जी, माइक दो वहाँ पे। Sir, my name is Shreyas Adij, and first of all I would like to thank you for sharing so much insightful knowledge with all of us. Sir, my question is very simple, कि there is no central regulatory authority
which make mediators. We see a trend continuing that lot of High Court and Supreme Court retired judges are going into the field of arbitration and mediation nowadays. So their appointment happens, they carry also a large experience from their past judiciary that they have done throughout their career. So my question is that should be a regulatory central authority that makes mediators, because there is a serious lack of that. ये अभी आप यू विल गेट टू नो कि जो अभी मीडिएशन एक्ट हमारा आ रहा है विच हैज़ ऑलरेडी बीन नोटिफाइड एंड गॉट द सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन सितंबर, उसके अंदर बाकायदा स्पेशल प्रोविजंस हैं और दिस इज़ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी बाय द नेम ऑफ मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI, एंड MCI इज द सेंट्रल बॉडी विच इज़ हाई पावर्ड अथॉरिटी विच विल रेगुलेट ऑल द वर्किंग ऑफ मीडिएशन थ्रू आउट द कंट्री. उसके नीचे आती हैं फिर मीडिएशन इंस्टीट्यूट्स, फिर आ गया मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर्स, so all hierarchy is provided. Now your apprehension that the youngsters and the people who do not have that places how to get registered themselves as mediators, now that is going to be regulated. Not only that how the mediator will become, but even so much of their conduct and ethics also. वो कैसे regulate होगा? So this central body may have in due course regional bodies also, having regard to the fact that India is a very vast country and mediation is spreading throughout, and without mediation now everybody knows that it is not possible to meet with the burden of the courts. Mediation has become now indispensable, irreversible and integral part of the judicial system. Unless we adopt that system, mediation as the preferred mode of settlement of disputes, our courts will not be able to take the burden on. और कोई? Good afternoon, sir. So I would like to ask that are the mediators approached by the clients to solve their problems, or they are assigned by the court? See, court annexed mediation में तो they are assigned by the court. We have a panel of mediators sitting in each mediation center which is annexed in the court. But in the case of mediations, which is not, in the case where the matter has not gone to the court by any party, then if there is agreement between the parties, then that party, any party of the two, can give notice to the other party that I am going to initiate mediation as per the agreement. And if there is no agreement, then he can approach any either the mediation center of district court or any private mediator or any mediator which is in the panel of NALSA, DALSA, Legal Service Authority, mediation centers or any other body. They can approach them, file an application, then they will give notice to the other party and then mediation process will start. कोर्ट अगर अपॉइंट करती है मीडिएटर्स को, एक और बहुत बड़ी समस्या है कोर्ट में पूरी हमारी जो लीगल सिस्टम है, कहा जाता है कि बहुत कॉस्टली सिस्टम हो गया है. यहाँ पर जो लिटिगेंट्स हैं वो फीस इतनी ज़्यादा है वकीलों की, वो दे नहीं पाते. तो क्या मीडिएटर्स के लिए जब अगर कोर्ट देती है तो उनकी फ़ीस भी कोर्ट निर्धारित कर देती है कि इतनी ही आप इस मीडिएशन के लिए इतनी ही आपको फ़ीस मिलेगी, या मीडिएटर अपने हिसाब से फ़ी चार्ज कर सकता है लिटिगेंट्स के लिए? ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है. क्यों? कि पैसे कितने मिलेंगे? कोर्ट अनेक्स मीडिएशन में कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा. आई मीन वेरी लिमिटेड, लेट्स से 1,500-2,000 रुपये पर डे के हिसाब से फीस है. पर अभी वो ये सब एड हॉक है. ये जब ये मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया आएगी, देन ओनली वन रूल विल बी देयर विच इज़ फॉर द होल कंट्री. अभी जो रूल है हर को हाई कोर्ट ने अपने अपने अलग बनाए हुए हैं, हर सेंटर अलग बनाए हुए हैं. अब दिल्ली हाई कोर्ट जो है दे चार्ज फॉर मीडिएशन विच इज ऑफ द केस विच इज पेंडिंग इन द कोर्ट, दे चार्ज अबाउट 20,000 फ्रॉम द पार्टीज. जो प्री लिटिगेशन मीडिएशन है विच इज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट बाय द नेम ऑफ DDRS, वी आर चार्जिंग ओनली 200 rupees and giving to the mediators of the same amount which is being paid by the mediation centers of the court. So to start with, it may not be very lucrative, but yes, once you gain the experience of mediation by any of these institutions, then you do your private mediation. Then you can do whatever you want. This is your private like profession as you're doing it. Yeah, next question. Yeah. So generally, the trials which are conducted in court, the judges rely on the precedents
to decide how the process should be turned out. However, in the arbitration proceedings, it's their sense of what they means fairness is their sense. So, what do you think that there should be a model process or any kind of precedents which the arbitrator must rely on to have any judgment? No, arbitrators always follow the precedents. Arbitrator is bound to follow the precedents of the High Courts and the Supreme Courts. But sir, since this is a new process, so we don't have pretty much good precedents or pretty much number of precedents to be followed. In arbitration, you're talking. Yes. Arbitration you're talking? Arbitration. No, and no, mediation. no, no, no. There are a lot of precedents. Every second day you are getting a judgment from Supreme Court, and see the judgments are coming from the High Court. Daily you are seeing. If you follow these judgments, you will see almost 5 to 7 judgments are coming from different High Courts daily on arbitration only. The only thing is in arbitration, the arbitrator is not bound by CPC and Evidence Act. The rest he is bound and he has to follow the entire of the things. He is not bound by those, but he is guided by those. The arbitrator cannot decide on his own without following the decisions of the Supreme Court or the High Court. Of course, he has got some discretion on certain amounts of claims set up by the parties. Yeah. And sir, one more question. Yes, yes. The thing is, you said that the binding process of arbitration and mediation, but unless it is written in the agreement, it is binding on certain circumstances. What are those circumstances on which it is not binding? See, the circumstances, as I said, it would be only if the arbitrator has gone beyond his jurisdiction. He has not followed the contract or agreement between the parties. Now, let's say that there was a dispute between the parties to adjudicate on certain issues, but he has gone beyond that. He has travelled beyond his territorial jurisdiction or pecuniary jurisdiction. उसने award दे दिया in the shape of judgment on different aspects. Arbiter is bound by the contract. जो दोनों parties का contract है, जो agreement है, because arbitration is only in commercial matters, not in family matters. Family matters having commercial flavor, color, then it's okay. But there should be agreement, number one. And secondly, he is bound by the terms of the agreement. He cannot go beyond that. If he goes beyond that, then he is travelling beyond the jurisdiction. That will be set aside by the court. In mediation, now there is a binding under Section 27 of Mediation Act. Nobody can back out. You can back out, you can come out of the mediation before it is settled. एक बार settle हो गया है, दोनों parties ने sign कर दिए, mediator ने sign कर दिया. Now it's binding. Nobody can back out. It's just like a decree and executed under CPC, Civil Procedure Code. सर जब हम बात कर रहे हैं मीडिएशन की, तो नॉर्मल मीडिएशन में, जिसको खासकर फैमिली जो मैटर्स होते हैं उसकी मीडिएशन में, कमर्शियल मीडिएशन में भी कोई फ़र्क है या दोनों ही तरह की मीडिएशन एक तरीके की ही सेटलमेंट होता है, तो दोनों ही एक ही तरह के रूल्स फॉलो होंगे? देखिए, जहाँ तक प्रोसेस है, प्रोसेस एक है. मीडिएशन कोई भी होगा, सेम प्रोसेस इज टू बी फॉलोड बाय द मीडिएटर, which means he will talk to one party, he will talk to other party, he will talk jointly, he will talk separately, he will try to understand their underlying interests of the parties. It is commercial, it is in domestic or other civil matter. पर commercial matters में certainly, because there is no element of emotion, वहाँ सिर्फ उनका इंटरेस्ट होता है कि मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मुझे ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, उसको कम मिलना चाहिए. तो वहाँ आप कहते हैं डिवीजन ऑफ मनी या डिवीजन ऑफ पाई, वहाँ उसको उसकी स्किल्स कमर्शियल होनी चाहिए आर्बिट्रेटर की, मीडिएटर की, सॉरी. तो मीडिएटर हैज़ टू बी डिफरेंटली स्किल्ड इन कमर्शियल मैटर. दैट स्किल्स विच ही अप्लाइज इन डोमेस्टिक मैटर और फैमिली मैटर्स विच आर फुल ऑफ इमोशंस आर नॉट एप्लीकेबल इन दैट. सो मीडिएटर हैज़ टू टेक केयर कि जब वो फैमिली मैटर कर रहा है तो उसको क्या स्किल लगानी है, क्या टेक्निक्स लगानी है, और जो कमर्शियल कर रहा है तो उसको क्या करना है. इसमें कमर्शियल में उसको ही हैज टू नो द लॉ आल्सो प्रॉपरली. उसको ये भी देखना, बिकॉज कहते हैं कि उसको टू शो इन द मिरर आपका क्या बनता है इसमें, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट और एज पर द सर्विसेज प्रोवाइडेड. एंड ही हैज टू बी इन्फॉर्म्ड वेरी टेक्निकली टैक्टफुली वेयर यू स्टैंड. सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू. Commercial matters have all commercial disputes, as you know. These are kind of
daily traders, Yes. vendors, merchandise, banks, loans, properties, recovery matters. So they are Consumer commercial. matters. Consumer matters. जी बिल्कुल. और सवाल? जी Sir, hi, my name is Yashank Sharma. Sir, my question to you is that what are your views on being mediation as a tool to justice at the international level, being global disputes that are currently running across the globe? So, what are your views on that? As I said it, now mediation has become indispensable and integral part of justice delivery system. Now, it is not only confined to that what we have mediation only in the cases which are domestic. Now we are seeing lot of e-commerce happening, lot of e-commerce, cross-borders e-commerce disputes. About 26% of the disputes which are there in the commercial, 26% are for e-commerce disputes. And this is a huge. Now we have never thought of some time before Amazon and all those who are giving all these services at doorstep and at the click of the mouse. So now there is a lot of difference. Since 1991, when we went to globalization and liberalize our economy, and also the fact that you see now our country is not only as it used to be to look after the governance and the maintenance of law and order and all that. Now you see all the public sector undertakings, PSUs, state entities, they are all into commercial activities. They have corporations, they are doing a lot of commercial activities on their own. So India has a lot of international commitments, commercial as well as non-commercial. So disputes are arising, increasing day by day, and they cannot be stopped. They will keep on increasing. The more we grow in economy, our economy is getting liberalized. The more we grow, the more it will be disputes. So international impact is that unless we have a system which is durable and provides quick delivery of justice to the people across the border, then they will not trust our legal system. And that is why they do not invest more in India. Now seeing that certain things are happening, now we are seeing our economy's landscape is changing. So I am sure that in coming time, with more openings, international commercial disputes will also be probably settled in India. India is going to become international commercial hub also. बिल्कुल. और शायद और इससे भी बड़े मैटर्स सुलझाने की कोशिश की जाएगी मीडिएशन के थ्रू. लेकिन सर, एज अ मीडिएटर, इज इट देयर एनी डूज एंड डोंट्स कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं? ऐसा कोई रूल बुक है जो एक मीडिएटर को फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल. वो मैंने कहा ना, एथिक्स जो है, एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, which with which we are very very serious about it in implementing it. See, unless a mediator follows ethics and maintains good code of conduct, he will be mediator for few days, only for maybe 1 or 2, 4, 5 cases. His reputation will travel faster than he moves, and he will not be able to make his credibility. So success of any mediation will depend upon the credibility of not only the institution जहाँ आप काम कर रहे हैं, but आपका अपना भी. आप अगर अच्छा mediation करेंगे, which reflects that you are neutral, you are impartial, you knew the process of mediation, you applied the skills properly, you maintain the neutrality and you give equal time to all the parties, you maintain the empathy and everything, then you will give good quality of mediation. And once the quality of mediation is good, you will also make a good name also. So it's very important for you to learn and to maintain the ethics, which is very important even as in the student life also. जी. और कोई क्वेश्चन? जी. मीडिएशन से एक इम्पैक्ट, ये मैसेज जाता है आम आदमी के बीच में कि कहीं ना कहीं इसके जरिए नेचुरल जस्टिस प्रभावित होता है, अफेक्ट होता है. तो जब आप लोग इस मीडिएशन को लॉ का प्रोसेस बना रहे थे, तो इस पर क्या थॉट प्रोसेस जनरेट हुई कि कहीं नेचुरल जस्टिस तो नहीं प्रभावित हो रहा है? इसका मतलब ये है मेरा कहने का कि जो कमज़ोर है और मजबूर है वो एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज कर लेता है, तो नेचुरल जस्टिस कंप्रोमाइज हो रहा है क्या? इस पर क्या थॉट प्रोसेस था जब? वेरी वैलिड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड. ये होता क्या है, कुछ केसों में ये स्थिति आती है कि एक पार्टी स्ट्रांग है, दूसरी पार्टी वीक है, उधर कंपनी का मालिक है, उधर एक लेबर है या वर्कर है, वहाँ पर उनमें डिस्प्यूट हो गया एम्प्लॉयमेंट को लेकर, वेजेस को लेकर, लेबर को लेकर, किसी भी चीज़ पर. अब वो दोनों मीडिएशन में आते हैं, तो
थोड़ा स्वाभाविक है कि मीडिएटर पर थोड़ा सा वो रहता है कि एक बड़ा आदमी आया है और एक छोटा आदमी आया है, पर मीडिएटर को यहाँ पर बहुत सावधानी से ही हैज़ टू ट्रीट बोथ ऑफ देम विद वेरी फेयरली, इक्वली। अगर वो नहीं करेगा तो छोटा है वो भी उठ के चला जाएगा, तो वो भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। सो मीडिएटर की क्रेडिबिलिटी अफेक्ट होगी उसमें। सो एज आई से मीडिएटर हैज़ टू अडॉप्ट लॉट ऑफ एथिकल स्किल्स कि मुझे कैसे अपने आप को काम करना है, कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करना है और कैसे बिहेव करना है लोगों के साथ। और अगर मीडिएशन फेल कर जाए उसके बाद? मीडिएशन फेल कर जाए तो कोर्ट में जा सकते हैं, फिर वही या जो भी आपके पास अपना, पर मीडिएशन फेल अगर एक बार हो भी गया है तो हमारा ये है कि वो पार्टीज कई बार फिर दोबारा आ जाती हैं वापस। हाँ, बहुत हुआ ऐसे, क्योंकि एक बार फेल हुआ उस वक्त उनको ठीक से एडवाइस नहीं हुआ, तो 1-2-3 साल और लग गया, तब उनको लगा कि कुछ नहीं मिल रहा है कोर्ट से भी, उनको लगता है चलो फिर दोबारा जाते हैं, तो फिर कई बार 2 बार फेल होने के बाद भी सेटल हुए हैं केसेस। लेकिन सर मीडिएशन को लेके मुझे जो लगता है एक मीडिया पर्सन के तौर पर कि शायद इसकी ब्रांडिंग थोड़ी और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि मीडिएशन कहते ही हम ये मानते हैं कि केवल फैमिली मैटर का है, तलाक का मैटर होता है, फिर वो मीडिएशन में रिकन्सिलेशन में जाता है, और इसलिए ये बहुत गंभीरता से शायद अभी तक नहीं लिया गया। कहाँ आप कमी देखते हैं किसकी क्यों इस तरह का इस तरह का इसका वो एक प्रारूप बन गया है कि ये केवल फैमिली मैटर्स के लिए? देखिए, जो स्थिति पहले थी ना 2005-6 में जब ये शुरू हुआ था, तब तो ये बहुत ज़्यादा था। अब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू हैव सीन दैट देयर इज लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस, और कुछ मिसकंसेप्शंस अभी भी हैं लोगों को, बहुत हैं। यू आर राइट कि मीडिएशन ये समझा जाता है कि कंप्रोमाइज़ किया जाएगा, मुझे बुलाया जाएगा, मुझसे कंप्रोमाइज़ करा लिया जाएगा। एक्चुअली क्या है कि मीडिएशन कौन कर रहा है, कहाँ हो रहा है, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप कहें कि पुलिस में मीडिएशन हो रहा है तो वो नहीं होगा, तो पहले एक पार्टी डर जाएगी, वो जाएगी नहीं। जाएगी तो उनको ये डर है कि मुझे डरा धमका के मुझसे कंप्रोमाइज़ करा लिया जाएगा, वो मीडिएशन नहीं है। मीडिएशन इज़ व्हेन यू आर गोइंग टू अ पर्सन हु इज न्यूट्रल एंड ही फॉलोज द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन प्रॉपरली। वो जो मिसकंसेप्शन है दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, एज आई सेड इट। वो हम लोगों का है कुछ, अभी वी आर नॉट बीन एबल टू मीट दैट चैलेंज। लोगों को अभी पूरी अवेयरनेस नहीं है मीडिएशन के कंसेप्ट की, फिलॉसफी की और बेनिफिट्स की। इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। यू आर राइट, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी लोग इसको, अभी लोगों के दिमाग में क्या कोर्ट है, एक गोल्डन स्टैंडर्ड। दे वांट टू गो टू कोर्ट बिकॉज दे नो कोर्ट इज इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, ट्रांसपेरेंट, फॉलोज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड दे आर कॉम्पिटेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। जब तक हम मीडिएशन को या मीडिएशन के इंस्टीट्यूट्स को उस लेवल पर नहीं लाएंगे विच इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड द पीपल हु आर मैनेजिंग दैट, देन द पीपल विल नॉट एक्सेप्ट एनी सिस्टम एज अ मैकेनिज्म विच इज ऑल्टरनेटिव टू द कोर्ट फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स। बिल्कुल। और सवाल? Yes, ma'am. I have a question. Please go ahead. I have a question. No, mic. आप I have a question कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे रूरल गांव हैं जहाँ पे लोगों का मानना है कि कोर्ट केवल अमीरों का है या पावरफुलों का है। तो कोर्ट क्या कोई काम कर रही है जिनसे उन लोगों के बीच में अवेयरनेस फैल सके कि वो कोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि उनके लिए तो कोर्ट एक तरह का पावरफुल जगह है और वहाँ पे पैसों वालों की ही सुनी जाती है। तो क्या मेडिएशन वहाँ भी कुछ काम कर सकता है? बिल्कुल। देखिए, आप लोगों के हाथ में बहुत कुछ है, बिकॉज द फ्यूचर लाइज इन योर हैंड्स। जो अभी सिस्टम चल रहा है, वी हैव अ वेरी रोबस्ट लीगल सिस्टम, very vibrant legal system, like vibrant judiciary, and it has delivered the services, delivered the things. But yes, having regard to the fact कि हमारा जो population बढ़ रहा है, litigation बढ़ रहा है, legislation बढ़ रहा है, day by day new legislation coming, awareness हो रही है, state entities litigation में आ रही हैं, and क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, हर पहलू से, और कोर्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो प्रोसीजर हैं इतने टेक्निकल हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसलिए एक सिस्टम ऐसा जरूर होना चाहिए जो हो रहा है धीरे धीरे। 2005 से अब तक देखें आप तो द लॉट ऑफ चेंज हैज कम इन 15-17 years. Now in coming time you will see mediation is going to the villages and small areas in the shape of some modified structured पंचायत जैसे पहले होती थी. Now it will be structured and
overall managed by the lawyers or the people who are not lawyers even, but they are public spirited people है, गांव के रहने वाले लोग हैं, पैरालीगल वर्कर्स हैं, पैरालीगल यस वो हैं, तो होगा ये। मैं आपको बताऊं जस्टिस मेहता, इसी मंच पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारे साथ जब आई थी और उन्होंने बड़े दुख के साथ एक बात कही थी कि गरीब आदमी 3 जगह नहीं जाना चाहता, और इसीलिए उन्होंने इंडिया लीगल और ILRF की बड़ी प्रशंसा की थी कि दवा खाना, जेल खाना और अदालत के दरवाजे पे जाना ही नहीं चाहता। लेकिन क्या आपको लगता है कि मीडिएशन एक ऐसी राह खुल रही है, जैसा कि इन्होंने भी सवाल पूछा, कि वो एक ऐसा ही राह दिखाएगी, इस रोशनी के तरीके से गरीबों के सामने आएगी जहां पर वो वो जाना चाहेगा और अपनी समस्या को बताकर उसको सुलझाना चाहेगा? देखिए मैडम, मैं आपके मंच से आज बताता हूँ कि मीडिएशन आने वाले टाइम में एक सेटलमेंट कल्चर होगा हमारा। 15 साल पहले मैंने कहा था मीडिएशन हैज़ कम, इट विल गो एज अ मूवमेंट एंड इट्स गोइंग टू स्टे, द थिंग्स आर हैपनिंग। ये जब तक हमारा सेटलमेंट कल्चर नहीं होगा कि फर्स्ट हमें पहले उधर जाना चाहिए। अभी तो कुछ जो हमारे केसेस हैं कमर्शियल कोर्ट्स को छोड़ के, कंज्यूमर को छोड़ दीजिए, बाकी केसेस के लिए कंपलसरी नहीं है मीडिएशन। एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू विल सी मीडिएशन हैज़ टू बी मेड कंपलसरी बिफोर गोइंग टू द आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन। एक बार वो जब, अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, देयर वाज अ प्रपोजल व्हेन दिस एक्ट वाज बीइंग मेड, so I was also sometime a part of it, in the making of it, and there was a proposal that it should be mandatory, but since we do not have the infrastructure, so it is postponed and not made compulsory mandatory except in few cases. Maybe in coming time it may be mandatory in matrimonial disputes, then family disputes, then commercial disputes in due course. Because of lack of infrastructure, it is not being made mandatory for the time being. So that's why people are still having commercial disputes. I'm talking, they are still preferring court as a first preferred mode of settlement. जस्टिस मेहता, आप एक जस्टिस भी रह चुके हैं और जिस तरह से आप मीडिएशन के हक में फैसले दे रहे हैं लगातार और आप उसकी वकालत करें, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि एक जज के तौर पर क्या आपको वो गैप दिखा कोर्ट के प्रोसेस में जिसमें आम लोगों को न्याय तक पहुंचने में बहुत वक्त लगता है, इसलिए आपको लगता है कि आप मीडिएशन के फ्यूचर को लेके ज़्यादा आशावादी हो गए? देखिए, कोर्ट में जब बैठते थे शुरू से मुझे तो ऐसा लगा कि जो केस आया हुआ है ये तो केस नहीं आना चाहिए था। जिस केस में लगता है कि कुछ है ही नहीं, जो उसमें कुछ ऐसा है नहीं जो डिसाइड करने वाला है मेरे लिए लीगल एस्पेक्ट से, जो हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है। अब हस्बैंड वाइफ का हमारे सेक्शन 9 है हिंदू मैरिज एक्ट में था, हस्बैंड कैन फाइल ए पिटीशन इन द कोर्ट कि माई वाइफ शुड बी डायरेक्टेड टू कम एंड स्टे विद मी, एंड कोर्ट पासेज ए डिक्री। कोर्ट ने डायरेक्ट कर दिया, नहीं जाती तो क्या करेंगे आप? पुलिस से थोड़ी उठवाएंगे उसको आप। तो दिस इज नॉट ए मैटर विच हैज टू गो टू द कोर्ट। सो सच लाइक केसेस, disputes between the family members, neighbors, within the community, relations, siblings, husband, wife, son, daughter, parents, schools, these are the cases which unnecessarily clogging. So when I thought that these are the cases which need not to go to the court, then we thought of having some alternative, and that's why this mediation process was started. जी बिल्कुल, और आपके इस कोशिश से नई उम्मीद जगी है और नए जो वकील उभर रहे हैं उनके लिए भी एक नया विकल्प खुल रहा है, और आपकी इस कोशिश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जस्टिस मेहता, और हमारे इस शो पे आने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मीडिएशन, जैसा कि इस पूरी बातचीत से ये स्पष्ट हुआ कि एक ऐसी राह है जो कि आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक और विकल्प के तौर पर उभर रहा है, और इसके साथ साथ ये उम्मीद भी उभर रही है कि जो तारीख पर तारीख की बातें आज तक हम सुनते आए हैं वो धीरे धीरे एक ऐसा संवाद हो जाएगा जो इतिहास माना जाएगा, और ये कहा जाएगा कि नहीं, अब ऐसा नहीं है, पेंडेंसी ख़त्म होने की उम्मीद मीडिएशन जगा रही है। और इस उम्मीद में कि वाकई ये विकल्प अपने पूरे प्रभाव के साथ हम सबके सामने एक न्यायप्रिय समाज को बनाने में कामयाब रहेगा। आज बस इतना ही, अगले हफ्ते एक और मेहमान के साथ आपके सामने होंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।